ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। अपने ही छत्रों से पस्त कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस की हालत की बात हो रही है। जो हालात कांग्रेस की या हालत कांग्रेस की हो गई है उसी की। तो राज्य दर राज्य कांग्रेस अपने छत्रों की कठपुतली बन गई है, जो अपने हितों को पार्टी हित से ऊपर रखते हैं। अभी हरियाणा में जिस तरह से हार हुई कांग्रेस की, हर जगह लग रहा था कि कांग्रेस निकाल ले जाएगी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो हार हुई थी उसके लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया गया था। छत्तीसगढ़ में जो हार हुई थी उसके लिए वहां के भूपेश बघेल साहब को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसी तरह राजस्थान में जब हार हुई तो अशोक गहलोत साहब को जिम्मेदार ठहराया गया था कि इनके आगे कांग्रेस लाचार है। तो उसी की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखते ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। और पहले अध्यक्ष कांग्रेस कौन कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। परिवार में भरोसे का दरकता आधार। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक घटना सामने आई। एक महिला को अपनी 17 साल की लड़की का चाल चलन पसंद नहीं आया। लड़की कुछ महीने पहले ही एक लड़के के साथ चली गई थी, फिर वापस आ गई थी। महिला ने उसे समझाया लेकिन वह नहीं मानी तो उसे उसकी मां के घर फरुखाबाद भेज दिया। वहां उसकी एक व्यक्ति से दोस्ती हो गई। मौसी के घर वालों को यह बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने लड़की की मां को सूचित किया वह अपनी लड़की को ले जाए। मां ने उससे निजात पाने की ठान ली और उसने एक आदमी को सुपारी दी, अगर वह उसकी लड़की को ठिकाने लगा दे तो वह उसे 50,000 रुपये देगी। और यह वही आदमी निकला जिससे लड़की की दोस्ती थी और उसने लड़की को सारी बात बता दी। तो लड़की ने कहा कि अगर वह उसकी मां को खत्म कर देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। बस उस भाड़े के हत्यारे ने मां को मार डाला। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। और इस घटना के सामने किसी फिल्म की कहानी भी फीकी लगती है। सवाल है कि आखिर समाज से डर कर या कथित बदनामी की वजह से मां ने अपनी बेटी की ही हत्या क्यों करानी चाहिए? क्या मां ने यह सोचा कि यदि वह अपनी बेटी की हत्या कराएगी तो वह भी कानूनी शिकंजे में फंसेगी? इसी तरह क्या हत्यारे ने यह सोचा कि अगर वह मां को मारेगा तो उसका क्या होगा? लड़की भी यह नहीं सोच सकी कि जो वह कराने जा रही है उसका परिणाम क्या हो सकता है। जब अपने ही अपनों को मारने की साजिश रचे, इसके लिए पैसे देने को भी तैयार हो जाए तो यह बहुत डरावना हो जाता है और समाज का पतन आप लोग कह सकते हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। अक्सर ही ऐसी घटनाओं पर नजर पड़ती है और बेखबर के रूप में हमारे सामने आती हैं। जैसे इसी साल जनवरी में गोवा में एक स्टार्टअप की सीईओ को अपने 4 साल की बेटी की हत्या में गिरफ्तार किया गया था। इसी साल फरवरी में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक लड़के ने अपनी नानी की हत्या सांप से कटवा कर करवा दी थी और उसने एक सपेरे की मदद ली और उसे पैसे भी दिए। दरअसल नाती को पता था कि नानी ने 1 करोड़ रुपए का बीमा करवाया। नाती वह रकम लेना चाहता था। पुलिस ने नाती, सपेरे और बीमा एजेंट को पकड़ा। और पिछले साल अगस्त में झांसी जिले में एक लड़के ने अपने माता पिता को प्रेशर कुकर से हमला करके मार डाला था। लड़के को पबजी खेलने का शौक था। माता पिता इसके लिए मना करते थे। और इसी तरह दिल्ली में के उत्तम नगर में एक महिला ने अपने 1.5 साल के बेटे को गला घोंटकर मार डाला। महिला को आसपास के लोग ताने देते थे कि बच्चा उसके पति का नहीं है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से इस बात को लेकर महिला का कई बार झगड़ा भी हुआ था। काश महिला को वह सब ना सुनना पड़ता तो शायद उस 1.5 साल के मासूम की जान बच जाती। ऐसी भी घटनाएं अक्सर ही पढ़ने सुनने में आती हैं। महिला ने अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए पति की हत्या करवा दी। कहीं पति पत्नी या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के छुटकारे से के लिए ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? ऐसा करते हैं। और आप देखिए, बीते दिनों ऐसी ही एक घटना हरियाणा में घटी। वहां एक महिला और पुरुष के संबंध बन गए थे। महिला के पति ने तो तलाक की हामी भर दी, लेकिन उस पुरुष की पत्नी उसे तलाक नहीं देना चाहती थी। महिला ने अपने मित्र से कहा कि जब तक वह अपनी पत्नी से छुटकारा नहीं पाएगा तब तक वह उससे शादी नहीं करेगी। और इसके लिए दोनों ने योजना बनाई। वह आदमी अपनी पत्नी को पहाड़ी जगह पर ले गया और वहां से धक्का दे दिया। सास ससुर से छुटकारा पाने के लिए बहुत बार ऐसा किया गया है। क्या किया गया है? और पहले आप देखते हैं कि वर्षों पहले उत्तर प्रदेश की मथुरा की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने
से मना करने पर पूरे परिवार को ही जहर देकर मार डाला था। और इसी तरह एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की खातिर अपने 2 बच्चों को जिंदा जला दिया था। संबंधों में हिंसा तो मामूली बात है, लेकिन आखिर कानून पर इतना अविश्वास क्यों है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जबकि अंततः अपराधी पकड़े ही जाते हैं, कई बार तो बरसों बाद। अफसोस की बात यह है कि इस तकनीक के विस्तार में ऐसी घटनाओं को खूब बढ़ावा है, और हिंसा से भरे वीडियो अपलोड करना इन दिनों मामूली बात हो चली है। वे खूब देखे भी जाते हैं, और इन पर आप देखते हैं कि इन पर कोई रोक टोक भी दिखाई नहीं देती है। किसी को डर भी नहीं लगता कि यह देखने में आ रहा है। अब रिश्तों की मर्यादा की पहले जैसी परवाह नहीं की जाती है। जिस परिवार पर हम इतना विश्वास करते हैं कि आखिर उसमें विश्वास का हनन इतना क्यों हो गया है। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो परिवार के लोग ही बचाने आते हैं। ऐसे में परिवार के लोग ही जान के दुश्मन बन जाएं तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। ऐसी घटनाएं जानने के बाद तो जैसे भरोसा का आधार भर भरा कर टूट जाता है। पैसा, झूठे सम्मान की चाहत, किसी दूसरे आदमी या किसी दूसरी स्त्री की तरफ भागना, माता पिता का बच्चों के संबंधों पर रोक टोक आदि ऐसे मुद्दे हैं जहां आज मनुष्य अपना विवेक खो दे रहा है। और इसमें स्त्री पुरुष कोई पीछे नहीं है। समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाएं, और जब अपने ही भक्षक बन जाएं तो जा भी कहाँ सकते हैं। लेखिका साहित्यकार हैं, इनके द्वारा लिखा गया है आर्टिकल क्षमा शर्मा के द्वारा। और आजकल आप देखते हैं कि इस तरह की खूब घटनाएं हो रही हैं, और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि समाज का कायदे से पतन हो रहा है, और जितना बचा हुआ है वो भी अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो भी पतन हो जाएगा। इसलिए तो कह रहा हूं, हर हाल में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा मानव बनाइए। आप भली मैं कहता हूं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, दुनिया में विदेश में भेजिए, कुछ भी करिए, लेकिन बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा हमारी आपकी सभी की है। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आप देखिए कोई भी हो, टीचर्स हो, सबको ध्यान देना होगा। वरना आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं जो पढ़ रहे हैं ना, ये बड़ी चिंताजनक भी है। सम्मोहन का अर्थ है विमुग्धता। यह अवचेतन मन की एक विशिष्ट दशा है, और जिसके अधीन जीव आत्म दशा को विस्मृत कर स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। सात्विक सिद्धा की प्रगाढ़ होकर सम्मोहन का रूप धारण करती है। अतः सम्मोहन सात्विक वृत्तियों से उत्पन्न श्रद्धा का उत्कृष्ट परिणाम है। गोपियों एवं ग्वाल बालों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मोहन ऐसा ही था। वे उनके नैसर्गिक रूप सौंदर्य और लोकोपकारी लीलाओं में से स्वतः आकृष्ट होते थे। यही भगवान श्री राम के चरित्र में भी है, और उनके प्रकाट पर मास दिवस पर दिवस का भाव मर्मू ना जाने कोई कहकर गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के सम्मोहन को ही प्रकट किया है। माँ को उनके सुख में ब्रह्मांड का दर्शन करना, धनुष यज्ञ में उपस्थित राजाओं एवं नर नारियों का अपने भावानुसार श्री राम को विविध रूपों में देखना जैसे प्रसंग सम्मोहन के उदाहरण है। अवचेतन अवस्था में पहुंचकर भक्त जब भाव की उच्चतम दशा को प्राप्त कर लेता है, तब शरीर रोमांचित और पुलकित हो जाता है। नेत्रों से अश्रु धारा स्वतः प्रभावित होने लगती है। समय कुछ पल के लिए मानो ठहर जाता है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अधिकांश लोगों ने इसका अनुभव भी किया था। विशुद्ध कर देने वाली ये पल सामान्य नहीं होते हैं। यह कल्पना की नहीं भाव दशा की पराकाष्ठा होती है। वस्तुतः अंतरात्मा के तार हमारे पूर्वजों से जुड़े रहते हैं। वहां पहुंचने के लिए प्रेमातिरेक की आवश्यकता होती है। अतः लौकिक प्रेम के अतिरेक में प्रेमी आत्मदशा को विस्मृत कर देता है, तो अलौकिक प्रेम की बात की ही क्या, अतिशय प्रेम की तादात्म्य स्थापन का कारण होता है। जब श्रद्धा और भक्ति का सैलाव सारी तटबंध तोड़कर हमारे मनस चेतना के तार उनसे जोड़ देता है, तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। और यही आप देखिए सम्मोहन की स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है, जिसे हम हर कोई अनुभव कर सकता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये जहरीली शराब का कहर जो आप देखते हैं बिहार में छाया हुआ है। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है, 3 राज्यों से। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो बिहार के सीवान, छपरा और गोपालगंज जिलों में जहरीली शराब से अब तक लगभग 50 लोगों की मौत शराबबंदी की पोल खोलने के साथ यह भी बयान कर रही है कि राज्य सरकार उसका तंत्र अवैध तरीके से शराब के निर्माण, उसकी बिक्री को रोक पाने में विफल है।
और आप देखते हैं कि जहरीली शराब के चलते इतने अधिक लोगों की मौत इसलिए गंभीर चिंता की बात है कि बिहार में इससे पहले भी जहरीली शराब कई लोगों की जान ले चुकी है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि जहरीली शराब से मौतों के बाद शराब माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है और उनकी धरपकड़ की जा रही है। यदि ड्रोन कैमरों की मदद से शराब की भट्टियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने का अभियान पहले से चल रहा होता तो शायद इतने अधिक लोग जहरीली शराब के कारण काल की गाल में नहीं समाते। और इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जहरीली शराब के सेवन के बाद जिनकी जान बच गई उनमें से कुछ अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। बिहार सरकार को कम से कम अब तो इस नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए कि दुनिया में कहीं पर भी शराबबंदी सफल नहीं हुई है, बिहार में यह नाकाम है। और कहने को तो राज्य में शराबबंदी है, लेकिन वह हर जगह उपलब्ध है और यहाँ तक कि उसकी होम डिलीवरी भी होती है। स्पष्ट है कि अवैध तरीके के से शराब बेचने वालों ने अपना एक सुसंगठित तंत्र विकसित कर लिया है। समस्या केवल यह नहीं है कि दूसरे राज्यों से चोरी छिपे शराब लाकर बेचने वाले मालामाल हो रहे हैं। समस्या यह भी कि शराब की वैध बिक्री से राज्य सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का जो राजस्व मिलता है वह अवैध कमाई के रूप में शराब माफिया और उन्हें संरक्षण देने वालों की जेबों में जा रहा है। निसंदेह शराबबंदी होने के बाद भी गुपचुप रूप से शराब बनाने बेचने का काम हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस तथ्य को अनदेखी कर दी जाए कि शराबबंदी अवैध तरीके से शराब बनाने वालों को फलने फूलने का मौका देती है और वे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के फेर में घटिया या फिर नकली शराब बनाते हैं जो कई बार जहरीली हो जाती है। ऐसे तथ्य तभी सक्रिय हो पाते हैं जब उनकी अनदेखी की जाती है। जहरीली शराब कांड के बाद शराब की अवैध भट्टियां और अधबनी शराब मिलने से इसकी पुष्टि ही होती है कि इसकी निगरानी सही तरह नहीं हो पा रही है। कहीं गुपचुप रूप से घटिया और अंततः जानलेवा साबित होने वाली शराब का निर्माण तो नहीं किया जा रहा और इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण है कि बिहार में बाहर से लाकर शराब बेचने वाले भी सक्रिय हैं, उसे अवैध तरीके से बनाने वाले भी। और मुझे लगता है कि इतनी शराबबंदी ना होती तो इतनी लोगों की मौतें ना होती। लेकिन आप देखिए शराबबंदी करना बड़ा काम होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इनकम भी होती है और महिलाओं के लिए काफ़ी सहूलियत भरा फैसला है। इसलिए आप देखते हैं कि नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा महिलाएं बिहार में वोट देती हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए बिहार में सफल नहीं हो पा रही है। और जो नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं ना, जो जिन्हें आदत हो जाती है, वो कहीं ना कहीं से कुछ भी ढूंढ लेते हैं। सुनने में आता है कि लोग सुलोचन आता है ना पंचर बनाने वाला, उसका उपयोग करते हैं नशा के लिए। वो आप देखिए धतूरे मतूरे का उपयोग करने लगते हैं। वो आप देखते हैं टायर ट्यूब का उपयोग करने लगते हैं, जलाकर उसे भी नशा करने लगते हैं। महिला नीति तो उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला नीति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। राज्य गठन से लेकर अब तक के विकास में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो महिलाएं मवेशियों के लिए घास से लेकर घर तक का बोझ उठाए हुए हैं। या पलायन से गांव पूरी तरह खाली नहीं हुए तो इसका मुख्य कारण महिलाएं ही हैं। वे यहाँ रह रही हैं और खेतों को भी आबाद कर रही हैं। सरकार महिलाओं के हितों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की गई। सरकारी सेवाओं में उन्हें 30% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। बावजूद इसके मालिकों का एक बड़ा तबका ऐसे सभी तरह के लाभ से वंचित है और आप देखते हैं कि वंचित है। इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। इसलिए प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सरकार महिला नीति पर काम कर रही है। नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति और कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों का संज्ञान लिया जा रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध पर रोक के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वाहनों में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की योजना बनाई जा रही है। देह व्यापार में धकेली गई महिलाओं के पुनर्वास और स्वरोजगार से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये कदम महिलाओं के हितों के साथ ही उनके भविष्य को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे। जरूरत इस नीति को समय से धरातल पर उतारने की है। नीति में जिन विषयों का उल्लेख हो उन पर गंभीरता से काम हो, इसके लिए विभागों के बीच समन्वय बनाना भी आवश्यक है। उम्मीद है कि राज्य स्थापना दिवस तक महिला नीति को धरातल पर उतार दिया जाएगा। ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी सीमा चीन, नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। फुस्का सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कालबंती अवैध शराब तो बिहार की बात हो रही। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से ऐसा कहर बरपाया कि जिससे दर्जनों घरों में मातम छा गया। नकली और जहरीली शराब से कभी पंजाब में तो कभी बिहार में, कभी तमिलनाडु में, कभी झारखंड में, कभी गुजरात में, कभी मध्य प्रदेश में तो कभी कर्नाटक में दर्जनों लोगों की मौत की खबरें विचलित करती रही हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि देश की सरकारों के लिए यह कभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, ना ही कभी यह चुनावी मुद्दा बनता है। चिंता का कारण यही कि जहरीली शराब पीने के कारण अक्सर लोगों की मौत के मुंह में सामने की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन कुछ दिन ही हो हल्ला होने के बाद साहब शांत हो जाता है और इस अवैध धंधे पर लगाम लगाने के कोई गंभीर प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं किए जाते हैं। जहरीली शराब पीने के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है
सैकड़ों परिवार उजड़ जाते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने जहरीली शराब के फलते फूलते इस अवैध कारोबार को लेकर अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अवैध रूप से बनाई जाने वाली नकली अथवा जहरीली शराब से प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मौत होती है। भारत में 2016 से 2020 के बीच अवैध और नकली शराब पीने से 6172 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक आप देखिए 2016 में 1054, 2017 में 1510, 2018 में 1300 आप देखते हैं 65, 2019 में 1296, 2020 में 947 लोगों की मौत नकली शराब पीने से हुई है। कच्ची शराब में कई ऐसे रसायन भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं और इसे लंबे समय तक रखने से कई बार इसमें कीड़े भी हो जाते हैं जो शराब के जहरीले होने का कारण बनते हैं। कई बार यह नपुंसकता और नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव भी डालती है। देसी शराब को ज्यादा नशीले बनाने के चक्कर में यह जहरीली हो जाती है। अवैध शराब का धंधा इसलिए तेजी से फलता फूलता है क्योंकि सस्ती शराब पाने के लालच में लोग खुद ब खुद इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन इसके कारण कोई अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठता है तो कोई अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर डालता है। नकली शराब पीकर मरने वाले ज्यादातर गरीब तबके के लोग ही होते हैं जो कम पैसे में नशे की पूर्ति के लिए ऐसी शराब खरीदते हैं। लेकिन जहरीली शराब से उसकी मौत होने पर उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ ऐसे कठोर कदम उठाने की मांग होती रही है जो दूसरों के लिए भी नजीर बने। जब तक इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों पर हाथ नहीं डाला जाएगा तब तक जहरीली शराब लोगों को बेमौत मारती रहेगी और खासकर बिहार में बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। ये भी छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर देख सकते हैं आप लोग। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में। रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए सार्थक प्रयास है। अब आप देखते हैं कि चालू तो हो गई और रिजल्ट इसका आकलन कुछ समय बाद ही हो पाएगा। हाल के वर्षों में भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभरी है। सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई पहल की हैं और जिनमें हाल ही में शुरू की गई 1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में भी एक सराहनीय कदम है। जब आप लोग बेरोजगारी पर कहीं कुछ लिख रहे हैं रोजगार पर, तो इस तरह की जो सरकार की तरफ से पहल की जाती है ना, उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा, जो न केवल युवाओं को आर्थिक रूप से सहारा देगा बल्कि उन्हें उद्योगों की वास्तविक चुनौतियों से भी रूबरू कराएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से युवाओं को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। छात्रों को पढ़ाई के लिए के साथ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव न केवल उनके पेशेवर कौशल को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें यह भी समझने में मदद करेगा कि वे किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसके अलावा हर महीने मिलने वाला 5,000 रुपये का भत्ता युवाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा। इस योजना से देश के कौशल विकास कार्यक्रम को भी एक नई दिशा मिलेगी। भारतीय कंपनियों को कामकाज के लिए तैयार और प्रशिक्षित युवा मिलेंगे और जिससे रोजगार सृजन में मदद भी मिलेगी। और आप देखिए यह योजना उन छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जिनके पास महंगी शिक्षा प्राप्त करने के साधन नहीं है, केवल वे कामकाजी अनुभव के माध्यम से अपने करियर को आकार देना चाहते हैं। ये तो अवसर हो गए। अब चुनौतियां क्या हो सकती हैं इसके सामने? इस तरह के आर्टिकल मिलें तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना काफी महत्वाकांक्षी और लाभदायक प्रतीत होती है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन में कई चुनौतियां भी होंगी। सबसे पहली चुनौती यह होगी कि इंटर्नशिप कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अभ्यर्थियों को वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान और कार्यस्थल पर का अनुभव प्रदान करें, न कि उन्हें केवल सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल करें। दूसरी चुनौती क्षेत्रीय असमानताओं की होगी। यह योजना देश के शहरी क्षेत्रों में आसानी से लागू हो सकती है, लेकिन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के युवाओं तक इसे प्रभावी ढंग से पहुंचाना कठिन काम होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में युवा भी इस योजना का लाभ पूरा उठा सकें। तीसरी चुनौती योजना की निगरानी और मूल्यांकन की भी होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इंटर्नशिप की गुणवत्ता पर नजर रखी जाए और यह केवल कागजी योजना बनकर न रह जाए। इसके लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस योजना के तहत दी जा रही इंटर्नशिप वास्तव में प्रभावी है या नहीं। सरकार और कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण और छोटे कस्बों के युवाओं के लिए भी इंटर्नशिप के अवसर समान रूप से उपलब्ध हों। इसके लिए स्थानीय उद्योगों के साथ भागीदारी की जा सके। इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को उनके कौशल के आधार पर स्थायी नौकरी की संभावना से जोड़ा जाना चाहिए। इससे योजना की प्रभावशीलता बढ़ेगी और युवाओं को लंबे समय तक रोजगार मिल सकेगा। इस योजना की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि कंपनियां इंटर्नशिप के वास्तविक अनुभव और सीखने का अवसर प्रदान कर सक रही हैं।
कौशल विकास देश की युवा आबादी के लिए कौशल विकास को प्राथमिक बनाना जरूरी है, लेकिन कौशल विकास से जुड़ी कई चुनौतियां हैं जिनका समाधान तलाशना सरकार और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 10% कार्यबल के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण है। यह आंकड़ा अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में काफी कम है। यह क्रमशः आप देखिए 52 और 75 और 96% है। लिहाजा इस कमी को पाटने के लिए कौशल विकास मिशन को तेज करने की आवश्यकता है। और कई कंपनियां ये बात कह चुकी हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी की कमी नहीं है, हम नौकरी दे सकते हैं, लेकिन जो योग्यता चाहिए वो योग्यता नहीं मिल पा रही लोगों में। विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 1.2 करोड़ से अधिक युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, और लेकिन उनमें से अधिकांश के पास उपयुक्त कौशल नहीं होता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत को हर साल 3-4% की दर से कौशल विकास प्रशिक्षण देना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फ्यूचर ऑफ जॉब्स नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक कई वर्तमान नौकरियों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है और 40% नौकरियां नहीं होंगी। और इसका आप देखिए मतलब यह है कि भारत को अपने कार्यबल को पुनः प्रशिक्षित करने और नए कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 37% है। वर्ष 2017-18 में यह 23.3% थी। इस कमी को दूर करने के लिए महिलाओं के कौशल विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिससे एक कार्यबल में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें। एक तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोग याद रखिएगा, और जब इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कुछ कहीं लिख रहे हैं तो आप लोग इन संस्थाओं के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, जो बातें कही जाती हैं, उनको जरूर आप लोग लेकर दिया करिएगा। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूं, इसके बारे में भी याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 में। और आप देखते हैं कि स्ट्रेटेजी एंड इकोनॉमिक कंसल्टिंग फर्म अल्फा बीटा की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 2025 तक डिजिटली स्किल्ड कर्मचारियों की 9 गुना जरूरत बढ़ जाएगी। कर्मचारियों को 2025 तक टेक्नोलॉजी अपडेशन व इंडस्ट्री डिमांड के अनुरूप नई स्किल सीखनी होगी। इस समय देश में 13% ही कर्मचारी डिजिटली स्किल्ड हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2023 की ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान 103 बार रहा है। यह संकेत है कि देश को अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़े सुधार की आवश्यकता है, और जिससे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की बात हो रही है। ILO इसकी स्थापना के बारे में भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में 11 अप्रैल को हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ILO की रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक वैश्विक रोजगार की 25% नौकरियों में उच्चतम कौशल की आवश्यकता होगी, जो आज के श्रम बल के बड़े हिस्से के पास नहीं है। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना सुविधा युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और इसके तहत युवाओं को वास्तविक व्यवसाय एक अनुभव प्राप्त होता है, तो यह योजना देश की बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है। हालांकि इसके क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता होगी, तभी यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सार्थक सिद्ध होगी। एक बात आप लोग नॉर्मल सोच के देखिए, मैं कह रहा हूं कहीं वैकेंसी निकली हो, उसके लिए योग्यता चाहिए कंप्यूटर के लिए। अब आप देखिए किसी को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो उसके लिए नौकरी नहीं होगा, वो बेरोजगार रहेगा। अगर उसे कौशलता प्रदान की जाए, उसे कंप्यूटर में अच्छी शिक्षा दी जाए, तो वो अच्छे से नौकरी पा पाएगा। यही बातें हो रही हैं कि जो योग्यता चाहिए उस योग्यता के हिसाब से उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे। शिक्षा और रोजगार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी, तो हमारे देश में उच्च शिक्षा प्रणाली की एक चुनौती यह रही, आप देखें कि यह रही कि छात्रों को डिग्री मिलने के बावजूद भी उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप रोजगार पाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में UGC द्वारा प्रस्तावित अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम इस समस्या का एक प्रभावी समाधान हो सकता है। UGC ने ऐसे दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार कर रहा है जिससे स्नातक पाठ्यक्रम में अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य किया जाए। यह कदम न केवल युवाओं को व्यवहारिक कौशल से लैस करेगा, बल्कि उनके रोजगार की संभावनाओं को भी व्यापक बनाएगा। जनवरी 2025 से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के तहत कॉलेजों, विश्वविद्यालय में इस पाठ्यक्रम को लागू करने की योजना भी बनाई जा रही है। UGC के बारे में याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूँ। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आप देखते हैं कि अप्रेंटिस, ये आप देखिए एक ऐसी व्यवस्था है जो छात्रों को शिक्षा के साथ साथ उद्योग के वास्तविक अनुभव से भी जोड़ती है। यह प्रणाली छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान देने के साथ उन्हें व्यवहारिक कौशल विकसित करने का भी अवसर प्रदान करती है। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी कंपनी या संगठन में भी काम करने का अनुभव मिलता है तो वे अपने क्षेत्र में अधिक कुशल और आत्मविश्वासी बनते हैं। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बाजार में मात्र डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। कार्य क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी और पेशेवर कौशल रखने वाले स्नातकों की आवश्यकता है। अवेंटिस इस दिशा में छात्रों के लिए एक सेतु का काम कर सकती है। जब छात्र अपने विषय के व्यवहारिक पहलुओं से जुड़े रहते हैं तो वे अध्ययन के दौरान यह समझ जाते हैं कि विभिन्न सैद्धांतिक अवधारणाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जा सके, और इससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है और विभिन्न क्षेत्रों में वे अवसरों की पहचान भी कर पाते हैं। वैसे यूजीसी की प्रस्तावित एईडीपी सकारात्मक पहल है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि कॉलेज और विश्वविद्यालय किस प्रकार से इस अप्रेंटिस कोर्स को अपने वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों को आप देखिए न केवल आवश्यक ढांचा तैयार करना होगा बल्कि विभिन्न उद्योगों के साथ भी साझेदारी स्थापित करनी होगी। यूजीसी का यह निर्णय कौशल विकास की दिशा में एक सार्थक कदम है। यह सही समय पर लिया गया एक ऐसा निर्णय है जो देश के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह प्रोग्राम शिक्षा की ओर अधिक उपयोगी व प्रभावी बनाएगा, जिससे न केवल छात्र और बल्कि उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था भी लाभान्वित होगी। यह एक ऐसा मॉडल है जो उच्च शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास को प्राथमिकता देगा, छात्रों को रोजगार योग्य बनाएगा। यह निर्णय छात्रों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाले दिशा में एक ठोस कदम है। शिक्षा व रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए अप्रेंटिसशिप अनिवार्य करने का निर्णय हमारे देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देगा और हमारे युवाओं को एक आत्मनिर्भर और कुशल भविष्य की ओर अग्रसर भी करेगा। और जो नई शिक्षा नीति आई हुई है ना, वो इसी पर ध्यान भी दे रही है। इस शराबबंदी में नीतीश को नहीं मिल रहा है तंत्र का पूरा साथ। जो आप देखते हैं कि लोगों की डेथ हो रही है, उसी की बातें हो रही हैं। तो इस पर हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं। देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। पराली निस्तारण के उपाय। पराली कहने का मतलब होता है किसानों की फसल के जो अवशेष बचते हैं ना, उन्हें जो जला देते हैं। जैसे गेहूं का देख लीजिए, ऊपर का काट लिया जाता है, नीचे डंठल बचते हैं, उनमें आग लगा दी जाती है। इससे प्रदूषण भी फैलता है और खेतों को नुकसान भी होता है, उत्पादन क्षमता भी घटती है। पराली की निस्तारण एक गंभीर समस्या है। पराली जलाने से हुए प्रदूषण से निपटने के दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका। इस बारे में दावे भले बराबर किए जाएं, लेकिन हकीकत में यह समस्या हर साल और विकराल होती जा रही है। दुखदायी बात यह है कि सरकारें इस बाबत तक होश में आती हैं जब तक इस समस्या के चलते वायु प्रदूषण में बेहताशा बढ़ोतरी से लोगों को का सांस लेना दुर्भर हो जाता है। देखा जाए तो पराली जलाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा और पंजाब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक भयावह वायु प्रदूषण की चपेट में रहता है। ये महीने यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बन कर आते हैं, क्योंकि इन राज्यों की सरकारें द्वारा इसे रोकने की दिशा में ये किए गए सारे प्रयास, अभियान और किसानों को जागरूक करने के सभी कदम बेमानी साबित हो जाते हैं। दुष्परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण की गंभीरता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सरकारें इसके सामने बेबस नजर आती हैं। और यह सब तब होता है जब पराली जलाने पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बाबत गंभीर चिंता जाहिर कर चुका है। यह एक ऐसा प्रबंधन है कि प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाई जा रही है। इससे यह भी साबित होता है कि प्रदूषण की रोकथाम के दावे हवाई हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जहरीली हवा में आप देखते हैं सांस, तो राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते यहाँ के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में इस कारण बड़ी संख्या में लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। नतीजन पहले से ही अस्थमा से परेशान लोगों के लिए बढ़ता वायु प्रदूषण जानलेवा बन जाता है। ऐसे हालत में अस्थमा के रोगियों का बढ़ना खतरनाक संकेत है। वैसे भी मौसम में आ रही बदलाव के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। पंजाब में अभी तक पराली जलाने की घटनाओं में 9 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि पंजाब में इस बार धान की कटाई के बाद 200 लाख टन पराली बचेगी, जबकि राज्य का लक्ष्य लगभग 20 लाख टन पराली के प्रबंधन का ही है। जाहिर है कि इस पराली प्रबंधन के अभाव में जलाई जाएगी। वैसे पराली निस्तारण के लिए पंजाब सरकार ने 58 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन उसके पास पराली का भंडार करने के लिए जमीन ही नहीं है। पर्यावरण स्वच्छता। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबका दायित्व है। स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करता
करना केंद्र, राज्य, समाज और लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी। इसे सभी को ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन इसमें हम विफल रहे। आवश्यकता इस बात की है कि खास तौर पर जब सर्दियों में आसमान धुंध और विषाक्त गैसों से घिरा होता है, केवल उस समय ही नहीं बल्कि पूरे साल के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए एक समन्वित कार्य योजना बनाई जाए। पूरे देश में वायु प्रदूषण की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बीते वर्ष दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पड़ोसी राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाए जाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस दौरान वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए और पराली से कंपोस्ट खाद बनाए जाने पर जोर भी दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से दोहरा लाभ होगा। खाद बनाने से बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगेगी। दूसरी ओर किसान इस खाद का उपयोग कर बेहतर और रसायन विहीन पैदावार हासिल कर सकता है और बहुत सारे उद्योग धंधों में पराली का उपयोग किया जा सकता है। और आप देखते हैं कि भूसा कितना महंगा हो जाता है, भूसा में भी बदला जा सकता है, कागज उद्योग में भी लगाया जा सकता है। और आप देखिए केंचुए जो रहते हैं ना, किसान का मित्र कहते हैं। आग जलाने से, इन्हें जलाने से वो भी, उनकी संख्या भी घटती है, मरते हैं वो। और बहुत सारे उपजाऊ जीव जंतु रहते हैं, उनकी भी हत्या हो जाती है, तो खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है। अन्य कारकों की भूमिका, वायु प्रदूषण में पराली का अहम भूमिका है, लेकिन सड़कों की धूल, वहाँ फैले कूड़े, बायोमास का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए वायु प्रदूषण की बात हो रही है, इससे वातावरण में जहर के कॉकटेल का निर्माण होता है। वातावरण में सबसे अधिक घातक अजैविक एरोसेल का निर्माण बिजली घरों, उद्योगों, ट्रैफिक से निकलने वाली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कृषि कार्य से पैदा होने वाली अमोनिया की मेल से होता है। लगभग 23% वायु प्रदूषण की वजह यह कॉकटेल ही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की जायजा लें तो पता चलता है कि धुंध का 20% उत्सर्जन दिल्ली के वाहनों से, 60% दिल्ली के बाहर के वाहनों से और 20% आसपास बायोमास से जलाने से होता है। इस संदर्भ में किए गए अनेक हालिया शोध अध्ययनों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि वायु प्रदूषण की समस्या किसी युद्ध की विविधता की आशंका से कम नहीं है। इसलिए विकास का दावा उसी स्थिति में कारगर हो सकता है जब वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान हम अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निकालने का प्रयास करें। कुछ सरकार कदम उठाए, कुछ किसान कदम उठाए तो बेहतर समाधान इसका भी निकाला जा सकता है, पराली का भी। बाकी शासन प्रशासन मिलकर काम करे, क्योंकि वायु प्रदूषण के प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। जो बच्चे जन्म नहीं लिए ना, वो गर्भ में है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, सोच लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।